सुप्रभात। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। करेज इन डेंजर इज विनिंग हाफ द बैटल। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी परेशानी की घड़ी में अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, तभी हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। आज का शब्द है केबिल। स्पेलिंग देखें बच्चों, CABLE। इसका हिंदी अर्थ है मोटा तार, रस्सा। आओ प्रयोग करके देखते हैं। उसके पास एक मोटा तार है। ही हैज ए केबिल। सुप्रभात। हल करते हैं आज की पहेली। देखने में वह काला है और जलने पर लाल, फेंकने पर वह है सफ़ेद, खोलो बच्चों उसका भेद। हल करिए। इस पहेली का हल है कोयला। धन्यवाद। नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ द डे। सन 1660 में आज ही लंदन में विज्ञान के विकास को गति देने के लिए द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। सन 1890 में आज ही के दिन समाज सेवी, लेखक और शिक्षाविद ज्योतिराव फूले का निधन हुआ। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले के विषय में पढ़ेंगे। 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिराव फूले का आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 में निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें गुलामगिरी प्रमुख है। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। 1848 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भारत का पहला ऐसा स्कूल खोला जो लड़कियों के लिए था। फूले भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अमृतसर। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है दामोदर नदी। इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील क्षेत्र का जल निकास होता है। पहले इस नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। प्रश्न 3, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कश्मीर। और प्रश्न 4 है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी है कश्मीर। यानी भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद में भारत में कपड़ा मिलों का एक प्रमुख केंद्र है। यही कारण है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाल गीत, तो फिर गाओ मेरे साथ। कहते हैं परियों की रानी रहती है पर्वत के पार, रात चांदनी में आ जाती अपने नीले पंख पसार, गुनगुन गुनगुन गाना गाती फूलों से करती सिंगार, छम 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 नाच दिखाती उसकी सुंदर सखियाँ चार। एक बार फिर से। कहते हैं परियों की रानी रहती है पर्वत के पार, रात चांदनी में आ जाती अपने नीले पंख पसार, गुनगुन गुनगुन गाना गाती फूलों से करती सिंगार, छम 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 नाच दिखाती उसके सुंदर सखियाँ चार। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता उपस्थित हुई हूँ आज की कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दृष्टिकोण। एक धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान बनाया और उद्यान लगाया ताकि इधर आने वाले उसमें ठहरें और विश्राम करें। समय समय पर अनेक लोग आते और ठहरते रहे। दरबान हर एक आने वाले से पूछता, आपको यहाँ कैसा लगा? आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से उसका उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने, योजना बनाने, हथियार जमा करने और माल का बंटवारा करने के लिए है। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी रोक टोक और खटके से स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए है। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए है। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला का अभ्यास करने के लिए है। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए है। कुछ विद्यार्थी आए और उन्होंने शांत वातावरण में विद्या अध्ययन ठीक प्रकार का होता है यह कहा। हर आने वाला अपने दृष्टिकोण द्वारा अपने कार्यों की जानकारी देता रहा। दरबान ने निष्कर्ष निकाला, जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है कंट्रीब्यूट योर रिसोर्सेस। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेस यानी हमारे संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि दुनिया तो लाखों वर्षों से है। फिर आज मनुष्य द्वारा महज 50 से 100 सालों के दोहन से जल स्रोत, शुद्ध हवा के स्रोत, खाद्यान्न के स्रोत, दूध के स्रोत, खनिज तेल, धातुओं के स्रोत क्यों समाप्त होते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य ने इन रिसोर्स को यूज तो किया यानी उपयोग तो किया, लेकिन इसे संरक्षित रखने के लिए कंट्रीब्यूट यानी अपना योगदान नहीं दिया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम चाहे किसी भी रूप में किसी भी संसाधन का उपयोग करें, उसे बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य दें। हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी धरती और इस पर मिलने वाली सभी चीज़ें जिनसे आपको कुछ भी प्राप्त होता है, वो सभी हमारा संसाधन है और उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। यदि हम किसी संसाधन का जितना उपयोग करें, उससे ज़्यादा उसे कंट्रीब्यूट करें, तो उसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ लर्निंग आउटकम्स का कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम के लिए ERAC गतिविधि के बारे में। आज की हमारी जो गतिविधि है वो है एलो कोड M311 311 कक्षा 3 विषय गणित, जिसमें हम बात करने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप के बारे में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है तेरा कित्ता। इस गतिविधि को प्राप्त करने के लिए, इसके कराने के लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक मैदान में पहले कुछ ज्यामितीय आकृतियां जमीन पर बना दें। ये चौक से भी बना सकते हैं, मिट्टी पर बना सकते हैं, और उसके साथ उनके नाम लिख दें। अब छात्रों को इन बनाई गई आकृतियों पर खड़े होने के लिए कह दें। छात्र इस प्रकार से खड़े हों कि उनके मध्य जो गैप हो वो न्यूनतम होना चाहिए। और अब किन्हीं दो छात्रों के लिए कहें कि वो प्रत्येक आकृति पर खड़े हुए छात्रों की संख्या को गिन लें और गिनकर नोट कर लें। और नोट करने के बाद पूछें तेरा कित्ता, अर्थात तेरी आकृति पर कितने छात्र, और ये सभी को स्पष्ट करें। अब दूसरे राउंड में आप सभी छात्रों को हटा दें। अब कदमों की सहायता से इन आकृति को गिनने का प्रयास करें, अर्थात एक आकृति पर एक छात्र को कितने कदम चलना पड़ रहा है। यहाँ उनको अब परिमाप की परिभाषा, परिमाप के मानक को स्पष्ट करें कि किसी भी बंद आकृति को एक छोर से जिस स्थान से हम शुरू करते हैं उसी स्थान पर आकर फिर से रुकते हैं, वहाँ तक जितना भी हम चलते हैं वही परिमाप होता है। इसी प्रकार से जब मानक इकाइयों को लेकर बात करते हैं तो मानक इकाइयों से भी इस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से परिमाप के संकल्पना को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि छात्रों की समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पा रहा है।
इस प्रकार से इस गतिविधि को करा सकते हैं। याद रहे, गतिविधि को कराने के दौरान उसकी पूरी रोचकता बनी रहे। निर्देश आपके बहुत स्पष्ट होने चाहिए और किसी भी गतिविधि को कराने के लिए छात्रों के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। पर ध्यान रहे कि छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहे ये गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।